हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स सीएनसी ईआरटी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर के सभी टॉपिक को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर है। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को भी एक ही वीडियो में बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त करते हैं। तो देखिए मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा इसको पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। इतने टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए नीचे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका वैद्युत विभव क्या है, परिभाषा, सूत्र, मात्रक, बीमा। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, परिभाषा और वैल्यू इसकी। तीसरा समविभव पृष्ठ, चौथा विभव प्रवणता, पांचवा चालक क्या होता है, छठवां परावैद्युत, सातवां आपका है वैद्युत धारिता, आठवां टॉपिक है कि संधारित्र, नौवां टॉपिक है परावैद्युत सामर्थ्य और लास्ट टॉपिक है भंजक विभवांतर। इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या इस टॉपिक को सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी टॉपिक को पढ़ते हैं। ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को इससे पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगा है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आपका क्या यहाँ पर आता है, वैद्युत विभव में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक क्लियर है कि वैद्युत विभव ही आएगा। ठीक है, तो वैद्युत विभव होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए वैद्युत विभव, तो मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, जो फार्मूला है और मात्रक है, बीमा है, ये सब मैं अब खुद लिखकर बताऊंगा। तो पहले वैद्युत विभव समझिए क्या होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि यहाँ पर डेफिनेशन में है कि एक धन परीक्षण आवेश है जिसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य आप करेंगे वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो दो चीजें इसमें आई, एक आया आवेश, दूसरा आया कार्य। कार्य मतलब वर्क। ठीक है, तो इन्हीं दोनों, जब इन दोनों का संबंध होगा तब वैद्युत विभव आपका प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्या होगा। अब मान लीजिए कि जो धन परीक्षण आवेश है, ठीक है, अल्प धन परीक्षण आवेश है, अल्प धन परीक्षण, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर परीक्षण इस प्रकार से रहेगा। तो अल्प धन परीक्षण आवेश, ठीक है, यदि अल्प धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट हो, क्यू नॉट यानी कि इसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, क्यू नॉट हो और अनंत से, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो। ठीक है, क्या हो, W, कैपिटल W हो। तो इसका फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे समझिए। अल्प धन परीक्षण आवेश प्लस Q अगर मान लीजिए हो, जिसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य W हो, तो वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो जो डेफिनेशन में बताया गया वही यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होगा, तो वैद्युत विभव को डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल B से। इसको भी पहले समझ लीजिए, वैद्युत विभव को कैपिटल B से डिनोट करते हैं। B इक्वल टू आपका हो जाएगा कैपिटल W अपान क्यू नॉट, और यही हो जाएगा आपका वैद्युत विभव का फार्मूला। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, जहाँ V है वैद्युत विभव, W है आपका कार्य, ठीक है, और Q नॉट है आपका परीक्षण आवेश, अल्पधन परीक्षण आवेश या आवेश कह सकते हैं। ठीक है, तो B इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो दो चीजें क्लियर हो गई, वैद्युत विभव की परिभाषा, इसका सूत्र। चलिए इसका मात्रक समझते हैं। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक, तो मात्रक समझना बहुत ही आसान है। क्या होगा देखिए, V है,
इसका मात्रक निकालना, तो W/Q0 है। W क्या है? कार्य है, और कार्य का मात्रक होता है जूल। पता होगा आप लोगों को, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। और Q आपका है आवेश, तो जूल प्रति, क्योंकि यहाँ पर अपान लगा हुआ है, ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति Q, आवेश का मात्रक कूलाम, क्योंकि इससे पहले मैंने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इसका मात्रक बताया है। तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या इसे ही हम कहते हैं, या इसका मात्रक एक और होता है जिसका नाम है वोल्ट। वोल्ट इसका मात्रक है, ठीक है, विभव का। तो विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। अब चलिए एक और चीज वहां पर टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है? वो है आपकी बीमा। बीमा, तो बीमा कैसे निकालेंगे? तो बीमा निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है? W कार्य की बीमा रख दीजिए, ठीक है, और Q0 की बीमा यानी कि आवेश की बीमा रख दीजिए। आवेश की बीमा होगी AT। तो इनकी बीमा जब आप रखेंगे तो आपका आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कार्य की बीमा हो जाएगा ML2T-2, ये कार्य की बीमा होती है, ठीक है, अपान AT, ये होता है आवेश की बीमा। तो इन दोनों की बीमा जब हम निकालेंगे फाइनली, तो आपका जो बीमा आ जाएगा वो होगा ML2T-3A-1। कैसे हुआ समझ जाइए पहले तो आप। M है, M यहाँ भी है, L2 भी है, T-2 है, एक यहाँ से -T जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर जाएगा माइनस में, तो ये आपका इसकी बीमा हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी बीमा क्या होगी वैद्युत विभव की? ये हो जाएगी ML2T-3A-2। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये था आपका वैद्युत विभव के बारे में पूरी जानकारी। क्या होता है वैद्युत विभव? कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर ले जाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। V=W/Q0। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। दूसरा टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए उसे समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर हम इसे डिनोट करते हैं EV से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए ये होता क्या है, पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। हालांकि इसके जो अलग अलग टॉपिक हैं उनको भी मैंने पढ़ाया है, कि एक टॉपिक को भी वीडियो बन चुका है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का, जाकर देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है पहले डेफिनेशन समझिए, ठीक है। अगर ये मैं आपके साथ लिखता तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये वर्क या एनर्जी का एक बहुत छोटा मात्रक है, जिसका प्रयोग हम परमाणु भौतिकी में करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका रियल डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है इसका रियल डेफिनेशन। तो इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए क्या है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह वर्क होता है जिसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो वर्क करते हैं वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए डेफिनेशन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, ये एक वर्क है, ठीक है। तो आगे चलिए हम समझते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है इसको समझ लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी बता देता हूँ। 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है, ये होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है और यही आपकी वैल्यू होती है। 1.6 × 10⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है, ठीक है। अब आगे कुछ हम इसमें और भी चीज़ें देख लेते हैं, उसको भी समझ लीजिए। जैसे एक अगर दिया गया है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपके पढ़ने में काम आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर देखें, न्यूमेरिकल में ये आ सकता है, ठीक है, वर्क कर सकता है। तो इनकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻16 जूल, ठीक है। 1000 इसमें से जो है आपको गुणा कर देना है, आपका इतना आ जाएगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसका क्या होगा 1.6 × 10⁻13 जूल, सभी को नोट कीजिए। इसके बाद में हमारा 1 बी, ठीक है, EV, यानी कि इसका क्या वैल्यू होगा? इसकी वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻10 जूल, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 जूल, और ये सब भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसा कि इस लिस्ट में आपको बताया गया है, देखिए अगला टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है इसको समझ लेते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारा समविभव पृष्ठ जो है इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं। देखिए डेफिनेशन सिंपल है, आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो। यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर सभी बिंदुओं पर, हर एक बिंदु पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव है वो बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। देखिए सम है, सम का मतलब बराबर, तो सम बराबर हो अगर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी कि सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो तो उसे कहेंगे समविभव पृष्ठ। जैसे एक चित्र हम छोटा सा समझ लेते हैं जिसके जरिए आपको और भी अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, ठीक है, इस प्रकार से एक पृष्ठ है। अब क्या किया गया है, इसमें आपके यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है, यहाँ से कई जो है इस प्रकार से देखिए अभी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में है स्थित एक पृष्ठ है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर, इसके हर एक बिंदु पर, जैसे ये यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है ये जो है, तो इसके सभी बिंदुओं पर अगर वैद्युत विभव बराबर हो तो इसे हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर जो वैद्युत विभव v है वो अगर बराबर हो तो उसे हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो होती हैं स्टूडेंट, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, यानी कि जो प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं होती हैं ये पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो इतना समझ में आया। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक क्या आता है उसको समझते हैं, वो है विभव प्रवणता। ये क्या होता है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक हमारा आता है विभव प्रवणता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन के साथ हम इसका सूत्र समझेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसका, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो दूरी परिवर्तन होगा उसके साथ साथ विभव परिवर्तन की जो दर है, अनुपात है, उसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। विभव प्रवणता, ठीक है, तो विभव प्रवणता इक्वल टू आपका होता है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला जो होगा वो हो जाएगा विभव में परिवर्तन। मैंने आपको बताया विभव में परिवर्तन, ठीक है, विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, अपान दूरी में परिवर्तन, ठीक है, दूरी में परिवर्तन। तो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम कहते हैं विभव प्रवणता। तो विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन इन्हीं के दर को हम कहेंगे विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, विभव प्रवणता, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा दूरी में परिवर्तन। तो दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन को हम लिखेंगे माइनस डेल वी से, ठीक है, ये जो विभव है माइनस में है तो माइनस डेल वी विभव में परिवर्तन हो रहा है, और अपान डेल एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स, एक्स क्या है दूरी में परिवर्तन और डेल वी क्या है विभव में परिवर्तन। तो ये आपका इसका फार्मूला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसका फार्मूला हो जाएगा। तो ये है आपका विभव प्रवणता का फार्मूला, जो कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप इसका मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मात्रक क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं मात्रक। ठीक है, तो मात्रक क्या होगा, डेल वी अपान डेल एक्स है। तो डेल वी क्या है, विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और प्रति डेल वी एक्स क्या है आपका दूरी, ठीक है, तो इसका मात्रक होगा मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये आपका इसका मात्रक हो जाएगा। अब बात किया जाए अगर बीमा की, तो बीमा क्या होगी, तो बीमा इक्वल टू आपको लगा देना है विभवांतर की बीमा, और इधर लगा देना है दूरी या विस्थापन की बीमा। तो ये आपका फाइनली जो बीमा हो जाएगा वो होगा एम एल टी माइनस 3a-1। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी बीमा। तो विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, बीमा हो जाएगी MLT-3a-1। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। विभव प्रवणता क्या है, विभव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ये आपकी बीमा हो जाएगी। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक देखिए क्या है यहाँ पर, चालक। चालक क्या होता है, फिर हम परावैद्युत देखेंगे।
तो देखिए चालक तथा, ठीक है, यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे चालक को, चालक के बारे में जानेंगे कि चालक क्या होता है। तो देखिए चालक यहाँ पर आपके सामने है कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें अगर हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाएं तो उसमें बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं, ठीक है। या फिर ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा या फिर आवेशों द्वारा होता है। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इस डेफिनेशन को चूज किया है कि ऐसे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। क्योंकि जब एक चालक को अगर हम ले लें तो उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब आप कोई बाहरी दाब लगाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गतिमान हो जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए गर्म करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक जो होते हैं गतिमान हो जाते हैं। आवेश वाहक क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर आवेश। तो इस प्रकार से आपको समझना है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे चालक का एग्जाम्पल, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप ले लीजिए लोहा हो गया, ठीक है, लोहा, आयरन, तांबा हो गया, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, बहुत सारे हैं, जैसे चांदी हो गया, पारा हो गया, तो बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आदि, ठीक है। तो ये सब आपके चालक होते हैं जिनमें अगर आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश वाहक गतिमान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको चालक को समझना है, ठीक है। क्योंकि जब आप लोहे को, कोई बिजली का करंट हो, उसको लोहे में अगर आप लगाएंगे तो उसमें धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होगा, क्योंकि उसमें आवेश वाहक होते हैं जो कि धारा का प्रवाह करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी पढ़ा है Q बराबर Ne, यानी कि आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो जिस चालक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा उसमें आवेश होगा, और जितना आवेश होगा उतना ही उसमें धारा तेजी से बहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक इसमें है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी जो होता है ये चालक नहीं होते हैं, ये कुछ अलग होते हैं। देखिए क्या होते हैं, इसको समझिए। तो वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता, चालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। यानी कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, ठीक है, वो विद्युत रोधी कहलाते हैं। धारा का प्रवाह संभव क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं होंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो आवेश कैसे आएगा? आवेश नहीं होंगे तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप विद्युत रोधी को समझ सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल कुछ समझते हैं हम पहले, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में बहुत सारे इसके भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं विद्युत रोधी का, रबड़ हो गया, ठीक है, कांच, लकड़ी, कागज, ठीक है। इस प्रकार से आप कई लिख सकते हैं। जैसे अभ्रक हो गया, तो कई होते हैं, तो यहाँ पर आदि लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम्पल, रबड़, कागज, लकड़ी, अभ्रक, ये सब हैं आपके इसके एग्जाम्पल विद्युत रोधी के। यानी कि विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। जैसे रबड़ में धारा का प्रवाह संभव नहीं है, कागज, कांच हो गया, लकड़ी, कागज, अभ्रक, इन सब में धारा का प्रवाह सामान्यतः संभव नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं क्या? विद्युत रोधी पदार्थ। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इतने टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो देखिए जो हमारा लास्ट यानी कि आठवां जो हमारा टॉपिक है वो 7वां है वैद्युत धारिता। तो अब हमारा वैद्युत धारिता टॉपिक डिस्कस हम इसको करेंगे, ठीक है। वैद्युत धारिता को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। तो क्या होता है वैद्युत धारिता? सबसे पहले डेफिनेशन को समझिए। तो किसी चालक क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया लोहा, तांबा, जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश की संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी कि कोई चालक है, जैसे मान लीजिए लोहा है, ठीक है, तो इसकी वैद्युत धारिता कैसे जानेंगे हम? तो किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी कि जितना ये चालक जो है वैद्युत आवेश को संग्रहित कर पाएगा वही उसकी वैद्युत धारिता कहलाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा इसमें यानी कि आवेश होंगे वही उसकी वैद्युत धारिता होगी। तो समझिए एक बार फिर से, किसी चालक की वैद्युत धारिता, इस चालक की मान लीजिए वैद्युत धारिता वह होती है जो इस चालक की वैद्युत आवेश, इस चालक में कितने वैद्युत आवेश हैं, कितने वैद्युत आवेश ये अपने अंदर ले सकता है, कितने वैद्युत आवेश संग्रहित कर सकता है, उसी की माप हम कहते हैं, उसी की माप को कहते हैं वैद्युत धारिता, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि वैद्युत धारिता को डिनोट कैसे करते हैं। तो वैद्युत धारिता को जो है हम वैद्युत धारिता को
सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, ठीक है। तो सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैद्युत धारिता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, अब हम समझेंगे इसके सूत्र को कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसको समझिए। मान लीजिए यदि किसी चालक, जैसे मान लीजिए लोहा है, यदि किसी चालक, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अभी समझा दूंगा। तो यदि किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसके विभव, ठीक है, उसके विभव में वी वृद्धि हो, वी का मतलब वी विभव, ठीक है, वी वृद्धि हो, तो क्या होगा, यहां पर समझिए। यहां पर कहा गया है कि मान लीजिए कोई चालक है जिसको क्यू आवेश अगर दिया जाए, क्यू आवेश, और उसके विभव में वी वृद्धि हो, तो हमारा जो यहाँ पर एक यहाँ पर जो हमारा एक वो आएगा टॉपिक, वो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्यू अनुक्रमानुपाती V। यानी कि यदि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाए और उसके विभव में V वृद्धि हो, तो इस प्रकार से Q जो है V के अनुक्रमानुपाती होगा। जितना आवेश देंगे उतना ज़्यादा विभव बढ़ेगा। अब यहाँ पर होगा क्या, जब आप इस चिन्ह को हटाएंगे अनुक्रमानुपाती को, तो आपका एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, Q इक्वल टू, ठीक है, C, कैपिटल C एंड कैपिटल V, ठीक है। तो Q इक्वल टू सी वी। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, C इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू क्यू अपान वी, ठीक है। तो C इक्वल टू क्यू अपान वी, और ये है क्या, यही है आपका धारिता का फार्मूला। तो वैद्युत धारिता का फार्मूला क्या होगा कि जो किसी चालक को अगर हम क्यू आवेश देंगे तो उसमें बी वृद्धि हो, तो क्यू अनुक्रमानुपाती वी हो जाएगा। क्यू बराबर, जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो सी वी हो जाएगा। सी है हमारा धारिता, सी बराबर क्या होगा, क्यू इधर है तो क्यू रहेगा, इधर गुणे में है वी, तो इधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा, क्यू अपान वी, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, सी बराबर क्यू अपान वी। क्यू है आवेश, वी है वोल्टेज यानी कि विभव, सी है वैद्युत धारिता। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक हम समझ लेते हैं क्या होगा। तो देखिए मात्रक हम यहाँ पर समझ लेते हैं, मात्रक, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका फैरड। फैरड होता है इसका मात्रक, किसका, वैद्युत धारिता का। तो सी का मात्रक होगा फैरड, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका मात्रक एक और लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दूसरा मात्रक बताइए। क्यों है कूला आवेश, आवेश का मात्रक होगा कूलाम, और प्रति वी है वोल्टेज यानी कि विभव, इसका मात्रक होगा वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट भी इसका फार्मूला इसका मात्रक हो जाएगा। तो दो मात्रक मैंने आपको बताए, ठीक है। दोनों को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो मात्रक है, एक फैरड हो सकता है, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। अब लास्ट में आता है इसका बीमा। तो बीमा भी हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं, बीमा क्या होगा। तो देखिए बीमा में मैं क्या बताऊँ, इस यहाँ पर क्या होगा, जो आपका Q है इसकी बीमा हो जाएगी 80, और V जो है आपका, इसका बीमा हो जाएगा MLT-2, ठीक है। यानी कि ये आपका फाइनली जो बीमा आएगा वो इतना आ जाएगा, M-1 L-2 T4 और A2, ये आपका हो जाएगा बीमा, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं, निकालना भी मैंने बताया है कि जैसे आप आवेश का बीमा लिख दीजिए, वोल्टेज का बीमा लिख दीजिए, आपका इतना आ जाएगा बीमा, M-1 L-2 T के ऊपर 4 और A⁴ 2, इतना आपका बीमा हो जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड जो है आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। दो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको और बता देना चाहता हूँ। तो ये आपको टॉपिक याद रखना है, एक माइक्रोफैरड इक्वल टू कितना होता है। तो एक माइक्रोफैरड यानी कि μF इक्वल टू होगा आपका 10⁻⁻6 फैरड। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में हमेशा आपको काम आएगा। माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, ये सब आपके न्यूमेरिकल्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो एक माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड। ऐसे पूछा जाए 5 माइक्रोफैरड बराबर, तो 5 × 10⁻⁻6 फैरड। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। और आपको एक पिकोफैरड बराबर कितना होगा, एक पिकोफैरड इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड, ठीक है, यानी कि 10⁻12 फैरड। तो इन दोनों को आपको जरूर याद रखना है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, और आपको पता है कि इस चैप्टर पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो एक माइक्रोफैरड बराबर एक μF बराबर 10⁻⁻6 फैरड, एक पिकोफैरड बराबर 10⁻⁻12 फैरड। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक, और यहाँ पर ये टॉपिक क्या है,
संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो संधारित्र क्या है स्टूडेंट, संधारित्र का डेफिनेशन पहले समझते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि संधारित्र जो कैपेसिटर है ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें किसी चालक, कोई चालक है मान लीजिए ये, इसके आकार में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए और इसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो संधारित्र एक ऐसा ही यंत्र है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है डेफिनेशन को, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा। अगर आपको इसका सिद्धांत जानना तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको संधारित्र के बारे में फुल एक्सप्लेन किया है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो संधारित्र पहले समझिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आप उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर सकते हैं। समझ में आया, डेफिनेशन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा टॉपिक क्या आता है उसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक को और समझ लेते हैं। वो टॉपिक क्या है, जिस संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें एक चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना अधिक से अधिक आवेश को संचित किया जा सकता है। तो इसका उपयोग होता कहाँ है, कहीं ना कहीं तो उपयोग इसका होता ही होगा। जैसे संधारित्र जो है इसका उपयोग आवेश का संचय करने में होता है, ठीक है। आवेश का संचय करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा है ऊर्जा का संचय करने में इसका उपयोग होता है। तीसरा है वैद्युत उपकरणों में, जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। चौथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी इनका उपयोग किया जाता है। और एक और उपयोग है जिसका है कि वैज्ञानिक अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इतने उपयोग हैं संधारित्र के, ठीक है। संधारित्र का उपयोग आवेश का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, वैद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में और वैज्ञानिक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका संधारित्र का उपयोग। इसके बाद में स्टूडेंट हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का, वो क्या है उसको समझिए। तो लास्ट टॉपिक हमारा ये है परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। इन दोनों को हम इस वीडियो में इस टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले लास्ट हमारा ये टॉपिक है। तो देखिए क्या होता है सिंपली। तो सबसे पहले हम समझेंगे परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है, ये क्या होता है। तो परावैद्युत सामर्थ्य को हम इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना क्यों कठिन है, क्योंकि इसका सिर्फ डेफिनेशन ही आपको पढ़ना है, डेफिनेशन ही दिया गया है। तो देखिए क्या है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इसको आपको ऐसे ही याद करना होगा, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, आप भी रिवाइज करके याद कर लीजिए अच्छे से। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, वह उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है। तो ये इसका है डेफिनेशन, इस प्रकार से आपको समझना है। और परावैद्युत पदार्थ जैसे मैंने आपको बताया, लकड़ी, कागज, रबड़, ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं। जैसे मान लीजिए रबड़ का टुकड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, इसमें वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे ये पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर ले, वह उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक आता है ये है हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, ये है भंजक विभवांतर। इसका भी आपको डेफिनेशन याद करना होगा। डेफिनेशन क्या होगा इसका, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, वो भंजक विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका है भंजक विभवांतर। तो कोई संधारित्र है जिसमें दो प्लेटें हैं, ठीक है, उसमें किसी जो है दोनों प्लेटों के बीच अगर हम परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उस परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, वही भंजक विभवांतर कहलाता है। तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, ये आपका कहलाता है भंजक विभवांतर, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है। संधारित्र जो है इसका चित्र भी आपको बनाना मैं सिखा देता हूँ लास्ट में। तो देखिए इसको आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें संधारित्र में जो है दो प्लेटें ऐसे होती हैं, ऐसे, ठीक है। संधारित्र के डेफिनेशन में भी आप इस चित्र को बना सकते हैं जो मैंने आपको आगे बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें होती हैं जिसमें जैसे यहाँ पर प्लस आवेश, मान लीजिए प्लस आवेश, ठीक है। यहाँ पर आपका ऋण आवेश, इधर भी प्लस आवेश, ठीक है। ये हो गया। अब आपका क्या होता है आगे, जैसे यहाँ पर आपका इस प्रकार से
यहाँ पर भी आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप इधर ये जो है आपको संधारित्र बनाना मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से नीचे की तरफ रहेगा इसमें, और ये भी आपका ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए क्या होता है इसमें, जो होता है आपका इसमें यहाँ पर ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगा। और इधर भी ये जो तार है ये इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, देख रहे हैं। तो ऐसे आप लोग संधारित्र को आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर विद्युत दर्शी भी लगा है, ठीक है, इस प्रकार से विद्युत दर्शी भी लगा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग संधारित्र को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। और भी अलग अलग फिक्सर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये है आपका एक संधारित्र जिसको मैंने बनाया, इसकी 2 प्लेटें हैं। तो इस डेफिनेशन में हम इसको फॉलो करके समझ लेते हैं कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, इस संधारित्र की प्लेटें हैं जिनके बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में, इसके बीच मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ रखा है, इसमें वैद्युत भंजन होने लगे तो उसे हम कहते हैं भंजक विभवांतर। तो ये थे आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ आपने इसका डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज इस चैप्टर को पढ़ाया उसका भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उस प्लेलिस्ट से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको किसी और टॉपिक, किसी और लेसन का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।